नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश के इस खास बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं नए भारत को जाति व्यवस्था के संबंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो मुझे उस दौरान युवाओं पर अटूट भरोसा होता है। लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। ड्रग्स पार्टी के सिलसिले में आज एनसीबी टीम शाहरुख के बंगले मन्नत में रेड कर सकती है। दरअसल यह कानूनी प्रावधान है, अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए तो उसका हाउस सर्च किया जा सकता है। ताइवान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर चीनी सेना ने एक बार फिर से रविवार को 16 लड़ाकू विमान उड़ाकर धमकाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाते समय उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया था। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं नए भारत को जाति व्यवस्था के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो मुझे उस दौरान युवाओं पर अटूट भरोसा होता है। उन्होंने कहा कि आज का युवा बाबा साहेब के सपने को पूरा करने की ताकत रखता है। वहीं पीएम ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में से भारत में खेलों को बढ़ावा देने और भाग लेने की ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिभा की पहचान, प्रशिक्षण व चयन की प्रक्रिया में हर जगह पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी ने आगे कहा कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। युवाओं के असीम सपने और अपेक्षाएं हैं। सरकार लगातार काम करे ताकि वे अपनी ऊर्जा को सही क्षेत्र में लगा सके। पीएम मोदी ने कहा, आज हर काम पूरा करने के बाद चलो अब समय बचाएं और थोड़ा खेल लें, उसके बजाय आओ खेलें भी और खिलाएं भी। इस संकल्प के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पीएम मोदी 17 सितंबर को 31 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिवसीय सार्वजनिक कार्यक्रम सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया। सार्वजनिक जीवन में उनके 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें वह अवधि भी शामिल है जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। लखीमपुर खीरी अपडेट। और लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का देने का मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी किया गया है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि मारे गए 4 किसानों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले में की जांच भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों में नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने को दिया जाएगा। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की इजाजत है। अखिलेश के धरने से कुछ दूर पर भीड़ ने पुलिस की एक जीप को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसमें बसपा महासचिव सतीश मिश्र, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्र और शिवपाल यादव शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस सुबह ही हिरासत में ले जा चुकी है। तो वहीं ड्रग्स पार्टी के सिलसिले में आज एनसीबी टीम शाहरुख खान के बंगले मन्नत में रेड कर सकती है। दरअसल यह कानूनी प्रावधान है कि अगर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका हाउस सर्च किया जाता है। इस प्रावधान के तहत एनसीबी की टीम मन्नत की तलाशी ले सकती है। अगर क्रूज केस से कोई भी लिंक मिलता है तो वहां रेड भी की जा सकती है। वहीं आर्यन खान को भी आज जमानत मिल पाने की उम्मीद कम है। आर्यन के खिलाफ एनसीबी को कुछ और सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर उनकी कस्टडी बढ़ सकती है। एनसीबी आज कोर्ट में आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगा। इससे पहले एनसीबी अधिकारी तीनों को जेजे अस्पताल में ले गए, जहां उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। उन्हें अस्पताल से वापस एनसीबी दफ्तर ले जाया गया। आज आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे मुंबई से सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दायर करेंगे। उनकी एक दिन की एनसीबी कस्टडी भी आज ही खत्म हो रही है। रविवार की रात आर्यन को एनसीबी ऑफिस में ही गुजारनी पड़ी और सूत्रों ने बताया कि देर रात भी आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। एनसीबी की एक टीम ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर खड़े क्रूज पर दोबारा पहुंचकर छापेमारी की है। यहां से टीम को ड्रग्स बरामद हुए हैं। टीम ने यहां से और 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये लोग क्रूज की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। उन्हें एनसीबी ऑफिस लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। रेप पार्टी मुंबई से गोवा के बीच रास्ते में होनी थी। रेप पार्टी में पड़ने वाले लोगों में वापस मुंबई ले जाना था उन्हें। और वहीं जुहू और गोरेगांव इलाके से 2 लोगों को देर रात गिरफ्तार किया गया है। तो ड्रैगन की तानाशाही ताइवान के दक्षिण क्षेत्र में
ऊपर चीनी सेना ने एक बार फिर से रविवार को 16 लड़ाकू विमान उड़ाकर धमकाने के प्रयास किया है। चीन अपनी इस गतिविधि से दुनिया के बड़े देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है, लेकिन अब चीन की इस हरकत पर अमेरिका ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हम ताइवान के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता हैं और वहां की सरकार की पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता के लिए मदद करना जारी रखेंगे। अमेरिका ने कहा कि चीन की इस गतिविधि से हम रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने चीन से कहा कि वह भड़काने वाली सैन्य गतिविधि को जल्द से जल्द रोके, नहीं तो हम इसका खिलाफ आवाज उठाएंगे। अमेरिका ने अपने बयान में आगे कहा कि ताइवान के नजदीक इस तरह के सैन्य गतिविधि से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमतर करने की कोशिश की जा रही। बयान में यह भी कहा गया कि हम बीजिंग में अपील करते हैं कि ताइवान पर सैन्य कटुनीति, आर्थिक दबाव और दंडमार्ग कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि 29 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था और जो पिछले साल सितंबर से चीन के लड़ाकू विमानों के उड़ान की जानकारी साझा करने की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इसके अलावा रविवार रात भी चीन ने अपने 16 लड़ाकू विमानों को ताइवान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर उड़ाया था। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जाते समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कमरे में झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि झाड़ू लगाकर प्रियंका उन्हें हिरासत में ले जाने पर विरोध कर रही है। कांग्रेस ने प्रियंका के झाड़ू लगाने का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह अनशन है अन्नदाता के अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। भाजपाई हुकूमत हमारे लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों को नहीं कुचल सकती। गांधी जी के पद पर चलते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में रखे जाने को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रियंका को रोकने वालों के पास वारंट नहीं था। वाड्रा ने कहा कि प्रियंका की सोच बहुत मजबूत है और वे पीड़ित परिवारों से जरूर मिलेंगी। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ाई है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। सरकार को पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। वहीं रविवार की हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात दिल्ली से लखनऊ पहुंची थी। इसके कुछ ही देर बाद वे लखीमपुर के लिए रवाना हुई। प्रियंका रूट बदलकर पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए लखीमपुर जा रही थी, लेकिन सुबह 5:30 बजे पुलिस वालों ने सीतापुर जिले में हरगांव बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें पीएसी गेस्ट हाउस में ले जाया गया। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां पेंडोरा पेपर्स के लीक ने पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मचा दी है और इस लिस्ट में 700 पाकिस्तानियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इमरान खान सरकार के कई मंत्रियों के परिवार के सदस्यों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इनमें जल संसाधन मंत्री मुनीस इलाही, उद्योग मंत्री खुसरो बख्तियार, वित्त मंत्री शौकत तारीन और सांसद फैसल वावड़ा शामिल हैं। नेताओं के अलावा लिस्ट में सेना के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के खुलासे के बाद पाकिस्तान के विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पेंडोरा लीक के बाद सरकार से इस्तीफा मांगा है। पार्टी ने कहा कि इमरान खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स लीक में हो सकता है। इससे पहले तोश खाने केस में उनका नाम आया था, इसलिए इमरान को अपने पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद पीएम इमरान खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि लिस्ट में जिन लोगों का नाम सामने आए हैं उनकी जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इमरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मसले को जलवायु परिवर्तन की तरह गंभीरता से लेने की अपील भी की है। बता दें कि 2016 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनोवेटिव जर्नलिज्म ने पनामा पेपर्स लीक किए थे। तब दुनिया को पता लगा था कि पनामा जैसे टैक्स हेवन्स देशों में अमीर लोग किस तरह अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब पनामा को ही लेकर पेंडोरा पेपर जांच की दस्तावेज सामने आने वाली है। इन्हें भी आईसीआईजी ने तैयार किया है। समंदर के बीच नशे का जश्न। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है।
एनसीबी ने आर्यन खान सहित 8 लोगों को शनिवार को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में रेप पार्टी करते हुए हिरासत में ले लिया था। आज इस क्रूज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग बेफिक्र होकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो उसी पार्टी का है जहां से आर्यन खान समेत 8 लोगों को पकड़ा गया था। हालांकि इस वीडियो को लेकर एनसीबी ने कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है। वहीं एनसीबी ने टिप को लेकर इसके आधार पर क्रूज पर कार्रवाई की थी। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आरोपी के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएनए और की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। एनसीबी ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट समेत केस के अन्य आरोपियों का फोन भी जब्त करके सारे मैसेज खंगाले हैं। और जांच में बात सामने आई कि आर्यन कई ड्रग पेडलर और ड्रग सप्लायर के टच में थे। उस सबूत के आधार पर ही एनसीबी ने दोनों आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाया, जमकर सवाल जवाब किया। एनसीबी की हिरासत में आर्यन ने क्रूज में अपनी मौजूदगी को लेकर सफाई देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा था कि उन्हें गेस्ट के तौर पर क्रूज में बुलाया गया था और उन्होंने इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए। आर्यन ने यह भी दावा किया कि उस पार्टी में उनके नाम पर लोगों को इन्वाइट भी किया गया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हिंसा मामले में राजनीति सरगरमा गई है। विपक्षी दलों ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात पीड़ित किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर रवाना हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें सीतापुर के हरगांव में हिरासत में ले लिया। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भाजपा को आड़े हाथों लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से हिरासत में ले जाने में मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। वे मुख्य विपक्षी नेता है और लखीमपुर खीरी जिले में कल जो किसान मारे गए हैं उनके परिवारों से मिलने जा रही थी। विपक्षी नेताओं को गैर कानूनी तरीके से रोका जाना लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ है। पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिलों की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया। फिर विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी उनके परिवार के साथ खड़े होने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने प्रियजनों को कल की हिंसा में खोया है। इस कर्तव्य निर्वहन के लिए उनको रोकना पूर्णतः अनुचित है। भाजपा सरकार का अमानवीय चेहरा पूरी तरह से सामने आ चुका है। किसानों की मांग को अनसुनी करना, किसान आंदोलन को तोड़ना, उन पर अत्याचार करना, फिर उसकी किसी विपक्षी दल को उनके साथ खड़े होने न देना, यह सत्ताधारी दल का लोकतांत्रिक विरोधी रूप है जिसकी में भर्त्सना की जाए कम है। तो सुपरटेक को राहत नहीं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और अपने पूर्व के आदेश को जारी रखा है। दरअसल सुपरटेक नोएडा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कोर्ट से अपने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सिर्फ एक टावर गिराने की अनुमति मांगी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। इससे पहले 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट परिसर में 2 अवैध 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था और बिल्डर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सुपरटेक ने बिना स्वीकृति के और विभिन्न भवन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 2 अवैध टावरों T16 और T17 का निर्माण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को उन घर के खरीदारों द्वारा किए गए भुगतान को वापस करने के लिए कहा जिन्होंने 2 अवैध टावरों में निवेश किया था। इसके अलावा एमराल्ड कोर्ट RWA को भारी जुर्माना भी देने के लिए कहा गया है। फैसले में कहा गया कि टावरों को तोड़ते वक्त अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की थी। उधर रूस कई हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से सफल निरीक्षण करवाया। रूस ने सोमवार को कहा कि उसने पहली बार पनडुब्बी से एक जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई पीढ़ी के हिस्से के रूप में इसकी सराहना की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेवेरोडोनेट्स्क पनडुब्बी ने मिसाइल को बेरिंग सागर में दागा गया था, जिसने अपने चुने हुए लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। मंत्रालय द्वारा जारी फुटेज में पता चलता है कि इसका परीक्षण रात में किया गया था। रूस ने जुलाई में एक युद्धपोत में स्कोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस दौरान
ध्वनि से 7 गुना अधिक रफ्तार से इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर दूर बेरिंट सागर के तट स्थित लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाया। नोटो ने रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि इससे यूरो अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। पुतिन ने 2018 में अपने सबसे पहले भाषण में इन नए हाइपरसोनिक हथियारों की एक सरणी की घोषणा करते हुए कहा था कि वे दुनिया में लगभग किसी भी तरह के लक्ष्य पर सटीक वार कर सकते हैं और अमेरिकी उपकरणों से भी बच सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बता दें कि फ्रांस ग्रीक के बीच हुए अहम राजनीतिक समझौते। फ्रांस और ग्रीक के बीच हुए एक रणनीतिक समझौते को लेकर तुर्की खासा खफा दिख रहा है। तुर्की ने दोनों देशों के बीच हुई इस डील को क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। इस समझौते के तहत किसी अन्य देश द्वारा हमला किए जाने की सूरत में दूसरा देश तुरंत सैन्य मदद भेजेगा। वहीं इस समझौते के बाद ग्रीस फ्रांस से 3 बेलहारा युद्धपोत भी खरीदेगा। इन तीनों का निर्माण फ्रांस ने ही किया है। इनकी खास बात यह है कि बेहद एडवांस और पावरफुल है। इस तरह के जहाज ग्रीस के पास नहीं है। फ्रांस इन तीनों जहाजों को 2025 तक ग्रीस को सौंप देगा, लिहाजा एक विकल्प और होगा। वहीं आपको बता दें कि बेलहारा युद्धपोत एयर डिफेंस सिस्टम से युक्त है। इसके अलावा इनमें एंटी सबमरीन वारफेयर तकनीकी भी है और लंबी दूरी से एयर टारगेट को मार देने की काबिलियत भी है। इन जहाजों के होने से ग्रीस की ताकत भी काफी बढ़ जाएगी। इस डील पर दोनों देशों की तरफ से पेरिस में हस्ताक्षर किए गए हैं। इस डील पर प्रतिक्रिया देते हुए तुर्की ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तंजू बिल्गिन कमांडर ने कहा है कि इन जहाजों के आने के बाद ग्रीस समुद्र में अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए आक्रामक रुख इख्तियार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस समझौते को ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करके बनाया है। पैगंबर का विवादित कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट की मौत। पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून बनाकर चर्चा में आई स्वीडिश कार्टूनिस्ट लार्स विकल्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस की सुरक्षा में यात्रा कर रहे विकल्स की कार सड़क के दूसरे तरफ पलट गई। उस रास्ते में आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी और दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी झुलस गया, लेकिन पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर चल रही है। हादसा रविवार को हुआ। पैगंबर मोहम्मद पर 2007 में विवादित कार्टून बनाने के बाद 47 वर्षीय लार्स विकल्स को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। सितंबर 2007 में अलकायदा ने उनका सिर लाने वाले को $1 लाख देने का ऐलान किया था। 2013 में जिहाद जेन नाम की महिला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वह विकल्स को मारने की साजिश रच रही थी। विकल्स को लगातार मिल रही धमकी के बाद उनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। स्वीडन की स्पेशल पुलिस की टीम इस हादसे की जांच कर रही है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं इस हादसे को जानबूझकर तो अंजाम नहीं दिया गया है। तो भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी सांसद तुलसी गोबार्ड ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने जो बाइडेन सरकार के वरिष्ठ नेताओं को भी इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये नहीं जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन क्या था। उन्होंने ये बयान अफगानिस्तान में 2 दशक तक चल रही अमेरिकी सेना की कार्रवाई से संबंधित एक सवाल के जवाब में किया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमेरिका का ये मिशन उस वक्त शुरू हुआ था जब अफगानिस्तान में मौजूदा अलकायदा और उसके दूसरे जिहादी गुटों ने मिलकर अमेरिका में 9/11 के हमले को अंजाम दिया था। इन आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी स्पेशल फोर्स भेजी थी। अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करने में पूरी सफलता हासिल की। वहीं तुलसी का कहना था कि अफगानिस्तान में अलकायदा को हराकर
क्या गलत हुआ। उनका कहना था कि अमेरिका के लीडर अपने अफगानिस्तान विषय को नजरअंदाज करके सरकार को बदलने में जुट गए हैं। बता दें कि तुलसी गेबार्ड पूर्व डेमोक्रेटिक सांसद हैं। गेबार्ड ने कहा कि अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए एक पुलिस के तौर पर नहीं खड़ा होना चाहिए और हम दूसरों की सुरक्षा के लिए खुद को आगे रखते हैं। ये भले ही एक कड़वी सच्चाई हो, लेकिन ये सच में हमें दुनिया की पुलिस के तौर पर खुद को शामिल नहीं होना देना चाहिए। तो आपको शेयर मार्केट अपडेट्स के बारे में बता दें कि घरेलू शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ठोस शुरुआत की है। बीएससी का सेंसेक्स अगर देखा जाए तो 378 पॉइंट की मजबूती के साथ 39,153 पॉइंट पर है। निफ्टी ने भी 43 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,615 पॉइंट्स पर ठोस शुरुआत की है। छोटे और मेजोल शेयरों के इंडेक्स से भी शुरुआत रुझान मजबूत रहा है। सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में खुले हुए। निफ्टी का रियल्टी और फार्मा लगभग 2% मजबूत दिखे। सेंसेक्स कारोबार के दौरान पिछले बंद स्तर पर 778 पॉइंट्स के ऊपर 49,538 पॉइंट पर आ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 58,765 पॉइंट्स पर, जबकि एनएसआई निफ्टी 17,532 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज निफ्टी रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गजों में खरीदारी से 17,750 पॉइंट तक गया था। जहां तक एशियाई बाजारों की बात है तो वे मजबूती के साथ खुले, लेकिन चीन में रियल एस्टेट दिग्गज चाइना एवरग्रांड को लेकर अनिश्चितता के साथ उन्होंने शुरुआती बढ़त खो दी है। बता दें कि जानकारों के मुताबिक इस हफ्ते बाजार की ब्याज चाल दरों पर रिजर्व बैंक के फैसले और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल ट्रेंड से तय होगी। पिछले कुछ महीनों से शानदार परफॉर्मेंस दे रहे शेयर बाजार में इस हफ्ते करेक्शन होने के संकेत नजर आ रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के इनफ्लो पर रहेगी। वहीं गोल्ड सिल्वर अपडेट हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को सराफा बाजार में भी सोना चांदी की कीमतों में लगातार बढ़त देखी गई है। बता दें कि आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार आज सराफा बाजार में सोना 158 रुपए महंगा होकर 64,552 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर पहुंच गया। हालांकि वायदा बाजार में आज सोने में मामूली कमजोरी देखी जा रही है। दोपहर 1:30 बजे एमसीएक्स पर सोना 47 रुपए की गिरावट के साथ दर्ज हुआ, जो कि 45,459 रुपए की ट्रेड पर है। चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में 1,030 रुपए की बढ़त के साथ 60,611 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। एमसीएक्स पर यह दोपहर 1 बजे 98 रुपए की गिरावट के साथ दर्ज हुआ है, जो कि 60,452 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 6,307 रुपए सस्ती होकर 30 सितंबर को 58,118 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।